भी दर्ज किए हैं। ब्रेकिंग बड़ी खबर आ रही है इस समय। उत्तराखंड दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। रक्षा मंत्री ने धामी के 4 साल के कार्यकाल की सराहना की है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हल्द्वानी पहुंचे थे, जहां पर एक रैली में उन्होंने सीएम धामी को धुरंधर धामी कहा। उन्होंने कहा कि धुरंधर धामी बहुत शानदार काम कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने धामी की सफलता को काबिल तारीफ बताया। तो धामी सरकार ने 4 साल पूरे कर लिए हैं और इन 4 सालों में प्रदेश का खासा विकास हुआ है और विकास को देखते हुए लगातार उनकी तारीफ हो रही है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज पहुंचे थे हल्द्वानी, वहां पर एक रैली थी। उन्होंने रैली में कहा कि धामी जो है धुरंधर धामी लगातार शानदार काम कर रहे हैं, तारीफ के काबिल काम कर रहे हैं और उत्तराखंड के विकास को एक नए दौर में ले जा रहे हैं। और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हल्द्वानी से। अमित, जिस तरह की रैली थी, राजनाथ सिंह ने धामी सरकार की जमकर तारीफ की है। देखिए, बिल्कुल उत्तराखंड की राजनीति में आज हल्द्वानी का मंच काफी अहम है, जहां धामी सरकार के 4 साल पूरे होने के मौके पर इस 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिरकत की और विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य सरकार के कामकाज का खुलकर बखान भी किया। अपने संबोधन में रक्षा मंत्री ने पुष्कर सिंह धामी की जमकर तारीफ की और धामी को धाकर धामी के साथ धुरंधर धामी की भी संज्ञा दी और कहा कि उनके नेतृत्व में उत्तराखंड तेजी से विकास की राह में आगे बढ़ रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में राज्य में जो बुनियादी ढांचे से लेकर पर्यटन और स्वास्थ्य सेवाओं तक कई बड़े काम हुए। उन्होंने 4 धाम यात्रा के विस्तार की बात की जाए, मानव कॉरिडोर की बात की जाए, एम्स सेंटर की बात की जाए या जमवानी वन परियोजनाएं जैसी कई हजार करोड़ योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा है कि परियोजनाएं उत्तराखंड पैसे बनाने का काम कर रही है। और उनके साथ ही उन्होंने विपक्ष से भी तीखा हमला बोला है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि उनके शासनकाल में घोटाले आम बात थी, लेकिन भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार करने वालों को जेल भेजा लगाता भेजा जा रहा है। रक्षा मंत्री के द्वारा कहा गया कि आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में भाजपा एक बार फिर से % बहुमत के साथ सरकार बनाई और इस बार वो जीत 2 सीटों के साथ होगी। और कार्यक्रम के पहले हल्द्वानी पहुंचे रक्षा मंत्री का भव्य यहाँ पर स्वागत किया गया है। मुख्यमंत्री धामी के साथ राज्य के अन्य सरकार के कई बड़े कैबिनेट मंत्रियों के साथ भाजपा नेताओं भी उनका अभिनंदन किया। और इसी दौरान बात किया है तो मेहता बेनजी नगर की जो सांसद है अजय भट्ट, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा भी मंच पर मौजूद रहे। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धि को जनता के सामने रखा और खुद मिलाकर अगर कहा जाए तो हल्द्वानी की जनसभा के जरिए भाजपा ने जहाँ अपने 4 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड पेश किया, तो वही आने वाले चुनाव के लिए सियासी माहौल बनाने की व्यापक पूरी कोशिश की है। और उन लोगों को जवाब दिया है जो समय समय पर अफवाह आते हैं कि पुष्कर सिंह धामी हट सकते हैं, उनसे मुख्यमंत्री के पास जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं उन सभी के मुंह पर करार गया होगा कि बीते दिनों जो अमित शाह आए थे तो उन्होंने भी जमकर तारीफ की थी और मंच से ये कहा था कि पुष्कर सिंह धामी को एक फिर मौका दिया जाए। और उसके बाद राजनाथ सिंह ने आके उनकी तारीफ करी तो निश्चित साफ तौर पर कि उनके विरोधियों को भी यही जवाब दिया गया है कि पुष्कर सिंह धामी अब कहीं नहीं जाने वाले, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो रहेंगे और 2027 चुनाव में धामी ही भाजपा का उत्तराखंड से चेहरा होने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमित पूरी जानकारी के लिए। तो 2027 चुनाव की तैयारी बीजेपी जोर शोर से शुरू कर चुकी है। धामी सरकार के 4 साल के जो काम है उनको जनता के बीच में ले जाने की तैयारी तेज हो गई है। शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से चंपावत स्थित श्री वाराही धाम देवीधुरा मंदिर के नवनिर्माण कार्यों का शिलान्यास किया है। उन्होंने कहा कि मां वाराही धाम आस्था का प्रमुख केंद्र है और इसके भव्य निर्माण से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के धार्मिक स्थलों के विकास और सांस्कृतिक विरासत को संवारने के लिए लगातार कार्य कर रही है।
साथ ही चंपावत में विभिन्न विकास योजनाओं को भी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने आज अपने कार्यकाल के 4 साल पूरे कर लिए हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर नैनीताल जिले के हल्द्वानी स्थित एमबी इंटर कॉलेज ग्राउंड में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिरकत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मंच साझा करते हुए रक्षा मंत्री ने उत्तराखंड के विकास मॉडल की जमकर सराहना की। जनसभा में उमड़ी भारी भीड़ को संबोधित करते हुए नेताओं ने पिछले 4 वर्षों की उपलब्धियों का ब्यौरा रखा और भविष्य के नव्य उत्तराखंड का रोड मैप पेश किया। रक्षा मंत्री ने जहां सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा और बुनियादी ढांचे पर बात की, वहीं मुख्यमंत्री धामी ने अपनी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता को समर्पित किया। सांसद भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद आदरणीय महेंद्र भट्ट जी और हमारे मेरे साथ मंत्रिमंडल के सभी आदरणीय मंत्रीगण जो पहले से भी थे और अभी जो कल ही नवनियुक्त हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे पदाधिकारीगण, माननीय विधायकगण और पूरे प्रदेश भर से आसपास के जिलों से आए हुए, बड़ी संख्या में आए हुए हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, मीडिया के सभी मित्र, मैं आप सभी का आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में पधारने के लिए आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ये बड़ा शुभ समय है, शक्ति की उपासना का पावन पर्व नवरात्रि की भी आप सबको मैं बधाई देता हूं। ये हम सभी के लिए आज अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारी डबल इंजन की सरकार के दूसरे कार्यकाल के सफलतापूर्वक 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में राजनीति क्षेत्र के यह जो सभा आयोजित की गई है, उत्तराखंड के कर्मठ मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह जी धामी के 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद यह सभा यहां पर आयोजित की गई है। जब पुष्कर सिंह जी धामी बोल रहे थे, गंभीरतापूर्वक मैं उनकी बातों को सुन रहा था, समझने की यह कोशिश कर रहा था। पुष्कर सिंह धामी यहां के मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तराखंड के लोगों के लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए उन्होंने क्या क्या कदम उठाए हैं। बहनों भाइयों, पुष्कर धामी को सुनने के बाद मैं कह सकता हूं, चुनाव के दौरान तो इन्हें मैंने कहा था कि देख लीजिएगा, कोई जीतेगा तो पुष्कर धामी के नेतृत्व में ही यह भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और आपने देखा कि उस समय भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में स्पष्ट बहुमत हासिल करने में कामयाबी हासिल की थी। उस समय चुनाव का समय था। एक सार्वजनिक सभा में संबोधित करते हुए मैंने कह दिया था, यदि हमको पुष्कर धामी के बारे में कुछ कहना हो तो मैं कह सकता हूं, हमारा धामी यह साधारण धामी नहीं है, बल्कि हमारा धामी यह धाकड़ धामी। और उत्तराखंड में मौसम ने करवट ले ली है और मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार प्रदेश में बारिश, बर्फबारी, ओलावृष्टि और तेज हवाओं की संभावना बनी हुई है। पिछले 2 दिनों में कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई, जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में येलो अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 25 मार्च तक प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम का ये बदलाव जारी रह सकता है। स्थानों पे हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी और उसके बाद ये
जो है पश्चिम विक्षोभ का असर थोड़ा कम हो जाएगा, तो उसके बाद हम जो नॉर्थ के हमारे 5 जिले हैं उसमें लगभग हम 25 तारीख तक ऐसा उम्मीद करें कि हल्की से बहुत हल्की बारिश जो है कहीं कहीं पे हमें को देखने को मिल सकती है। एक्सेप्ट 23 तारीख को, जहाँ पर कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो है ऊपर के हमारे जनपद है वहाँ पर थोड़ा सा एक्टिविटी थोड़ा सा ज्यादा बढ़ सकती है, लेकिन बारिश का रेंज वही हल्की से मध्यम हल्की बारिश ही रहने का चांसेस ज्यादा है। तो इसके मद्देनजर हमने जो है अभी चेतावनी भी जारी करी है, खासतौर से तेज हवाओं की है, जिसमें कि 50 से 60 किलोमीटर की हाई स्पीड विंड रिपोर्ट हो सकती है। लाइटनिंग और हेल के भी चांसेस हैं। और हैवी एक आध जगह पे कहीं पे जो है हैवी रेन और स्नो हो सकता है। स्नो जैसे हमने बताया कि 3000 मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों में चांसेस बन सकते हैं। और बुलेटिन वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। भी दर्ज किया है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में धामी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा 5 नए मंत्रियों को शपथ दिलाए जाने के बाद अब कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने तंज कसते हुए कहा कि नए मंत्रियों में अधिकांश कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं और भाजपा के मूल कार्यकर्ता आज भी हाशिए पर हैं। वहीं बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने पलटवार करते हुए कहा कि सभी मंत्री अब भाजपा के विचारधारा के सिपाही हैं और कांग्रेस को अपनी चिंता करनी चाहिए। इस विस्तार ने प्रदेश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी। पिछले 4 साल से भी अधिक का समय बीता और इस बात की प्रतीक्षा की जा रही थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो। जिस दिन वर्तमान कार्यकाल में मुख्यमंत्री धामी जी ने शपथ ली, उसी दिन से कुछ सीटों को बकाया बाकी रख के ये प्रतीक्षा कराई जा रही थी कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। और लिहाजा 4 साल से करीब 4 साल और 10-11 महीने, 4 साल और 1-2 महीने का समय बीतने के बाद आज वो घड़ी आई जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। मैं मंत्रिमंडल में स्थान पाने वाले सभी माननीय विधायकगणों को, जो कि अब मंत्री हैं, उन्हें बधाई देता हूं कि इस समय उन्हें ऐसे मौके पर मंत्री बनने का अवसर मिला है जब उत्तराखंड एक बहुत उम्मीद के साथ इस बात की अपेक्षा कर रहा है कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाया जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्रिमंडल की जो पहली बैठक होगी उसमें गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की दिशा में ये लोग कदम उठाएंगे। भूमि के लोग रहे होंगे, है नहीं रहे होंगे। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीत कर आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की अगली सरकार बनाने के लिए तत्पर हैं, उसके लिए प्रयासरत हैं। तो उनको भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही मानना चाहिए। ये सोच गलत है कि हमें कहीं साहब वो पहले कांग्रेस में थे, रहे होंगे। अरे कांग्रेस में स्थितियां ठीक नहीं थी तभी तो वो भाजपा में आए हैं और भाजपा में आके आज उन्होंने भाजपा को आत्मसात किया है, भाजपा को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, हमारे एजेंडे पर काम कर रहे हैं। वो सारे विचार जो हमारे हैं, जिसको लेकर हम आगे बढ़ते हैं, वो सब उन्होंने उन विचारों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बात कहाँ से आ जाती है? मैं समझता हूँ इस तरह सोचना ठीक नहीं है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्वास्थ्य सेवाओं के भविष्य को लेकर एक महत्वपूर्ण महामंथन शुरू हुआ है। वेलॉक्स मीडिया द्वारा आयोजित हिमालयन हेल्थ केयर इनोवेशन समिट 2026 का भव्य शुभारंभ प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह ने किया। इस समिट का मुख्य उद्देश्य हिमालयी और दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी कठिन चुनौतियों का समाधान खोजना और आधुनिक नवाचारों को बढ़ावा देना है। इस खास आयोजन में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और नागालैंड जैसे राज्यों के डॉक्टर, स्वास्थ्य विशेषज्ञ और वरिष्ठ अधिकारी एक मंच पर जुटे। समिट में महिलाओं के स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और डिजिटल हेल्थ जैसे गंभीर विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिसाल पेश करने वाले हेल्थ केयर हीरोज को सम्मानित भी किया गया। आज के इस समिट का अनुभव कैसा रहा? सच कहूं तो आज ऐसा लग रहा है कि हमने बहुत शुभ कार्य किया है। सबसे पहले तो मैं आप सबके माध्यम से हर उत्तराखंडी, हर भारतीय को नवरात्रि की शुभकामना देता हूँ, सनातन संस्कृति के नववर्ष की मुबारकबाद देता हूँ
और उसके अंदर भी हम बात करते हैं सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की। उस स्वास्थ्य के ऊपर में आज हमने ये समिट किया है। मुझे याद है कि पिछले साल भी इसी समिट को किया गया था एंड आई वाज वेरी हैप्पी विद व्हाट वी अचीव्ड विद दैट। और मुझे लगता है कि आज का जो समिट है इसमें बहुत सुंदर सोच है जो हमारे सेतु आयोग ने, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने और विलॉक्स मीडिया ने जो अपने दिमाग में रखी है कि किस प्रकार हम जो उभरती हुई एआई टेक्नोलॉजी नवाचार हैं उनको हम अपने स्वास्थ्य क्षेत्र के अंदर में कैसे जोड़ें, और सबसे बड़ी बात यह है हिमालय के रूरल एरिया के अंदर में कैसे जोड़ें। आज हमने बहुत ही सुंदर तरीके से आइडेंटिफाई किया है और संकल्प लिया है कि करना क्या है और इसको किस प्रकार अंकित किया जाए और जमीन पर उतारा जाए। आज के दिन पर यह भी डिसाइड किया गया कि किस प्रकार से हम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेडिकल रिलेटेड है, जो टेली मोबाइल हेल्थ का सिस्टम है, जो ड्रोन से मेडिसिन की लॉजिस्टिक सप्लाई की जाती है, जो हैप्टर से एम्बुलेंस को किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं और किस प्रकार से हम काउंसलिंग के क्षेत्र में कर सकते हैं। मेन जो कार्यक्रम का उद्देश्य है वो सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ स्ट्रेटेजी पॉलिसी उत्तराखंड गवर्नमेंट को, ठीक है ना, जो सेतु आयोग का है जो। और सबसे बड़ी बात है कि हिमालयन हेल्थ केयर इनोवेशन समिट 2026 वेलोक्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है और हेल्थ से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उस पर चर्चा आरंभ हुई है और जो कि हमारे हिमालय रीजन के लिए, हमारे उत्तराखंड के लिए, हमारे राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही कहना चाहता हूँ कि भविष्य में इस तरह के जो कार्यक्रम है वो अगर होते रहेंगे तो हमारे हेल्थ और हेल्थ केयर से रिलेटेड जितने भी फैसिलिटीज हैं हमारे राज्य को मिलती रहेंगी। थैंक यू। अपने वक्तव्य में भी कहा इट्स हिमालयन हेल्थ केयर इनोवेशन समिट, सो ऑल दीज वर्ड्स मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। इन सभी शब्दों का बड़ा तात्पर्य है। हिमालयन क्योंकि हिमालय क्षेत्र की हमारी जो स्वास्थ्य की चुनौतियां हैं वो अलग तरह की है। हमारे लोग जो है क्योंकि एक अलग थोड़ा संस्कृति और पहाड़ में क्योंकि इतना एक्सेसिबल नहीं था तो उस तरह की बीमारियां और उस तरह की जो है हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स पहले नहीं थी, तो उनके चैलेंजेस भी अलग हैं और टेरेन के भी हैं कि जो हमारी जो भौगोलिक स्थिति है। दूसरा स्वास्थ्य जो कि बहुत महत्वपूर्ण विषय है। स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं है तो आप न सिर्फ अस्वस्थ रहेंगे बल्कि आप कार्य भी नहीं कर पाएंगे। तो स्वास्थ्य के व्यक्तिगत, समाज और आर्थिक स्तर के भी बहुत बड़े मायने हैं। तीसरा है इनोवेशन, क्योंकि सिस्टम तो चल रहा है, हेल्थ केयर सिस्टम भी है, उसकी अपनी चुनौतियां हैं, लेकिन उसमें नवाचार लेना बहुत जरूरी है। और मेरा ये मानना है और सेतु आयोग का ये मानना है, वेलोक्स का भी, कि इनोवेशन के बिना बिल्कुल भी संभव नहीं है। जैसे मैंने मेरे वक्तव्य में कहा कि 4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है हिमालयन स्टेट्स के लिए, उत्तराखंड के स्वास्थ्य समस्याओं के लिए, कि हमें अलग अलग क्षेत्रों में तो काम करना ही है कि मानसिक स्वास्थ्य हो या फिर जो है महिलाओं का और या फिर कैंसर, डायबिटीज आदि समस्याएं, लेकिन हमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना होगा। हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है और इससे इकोनॉमिकल भी काफ़ी हो गई है। दूसरा है डिजिटल और एआई। और उत्तराखंड जैसी जगह पर हमारे पास कभी इतने डॉक्टर नहीं होंगे, कभी इतने जो है क्योंकि दूरस्थ स्थान है, छोटे छोटे गांव हैं, तो टेक्नोलॉजी और एआई का प्रयोग बहुत जरूरी है। और तीसरा एक अच्छे पीपीपी मॉडल्स, प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन के बिना जो है हेल्थ केयर पॉसिबल भी नहीं है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी और चमोली जिलों में भारी बर्फबारी हुई है। उत्तरकाशी के गंगोत्री में घुटने तक बर्फ जमी नजर आई है। राज्य के कई जिलों में अभी भी बारिश चल रही है। वहीं रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ में बारिश के साथ बर्फबारी भी दर्ज की गई। चारों धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में लगातार दूसरे दिन बर्फबारी के चलते आसपास के क्षेत्र सफेद चादर जैसे ढक गए हैं। बद्रीनाथ में करीब 2 फीट तक बर्फ जम चुकी है। बदलते मौसम के बीच मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने 6 जिलों में बारिश और बर्फबारी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खराब मौसम को देखते हुए सरकार की तरह उत्तराखंड के सभी लोगों के फोन में इमरजेंसी अलर्ट भी भेजा गया है। और प्रदेश में 4 धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर सभी विभाग अलर्ट मोड पर आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह सतर्क है। सीएमओ डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने बताया, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम तथा यात्रा मार्गों पर विशेष स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। मेडिकल टीम, दवाइयां और आवश्यक उपकरण हर प्रमुख स्थल पर उपलब्ध रहेंगे।
ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत और प्रभावी मदद मिल सके। यात्रियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान रखा जा रहा है। कि जैसे अभी मैंने जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी इस संबंध में, जो निर्देश दिए गए थे, जैसे पूर्ववर्ती वर्षों में हमने वहाँ पे व्यवस्था की थी। अगर हम बात करें ऋषिकेश की, तो जो ट्रांजिट कैंप है, जो रोडवेज बस अड्डा है, तो वहाँ पे हमारे एक मेडिकल रिलीफ पोस्ट रहती है जो 24 आवर्स रन करती है। और इसके अलावा हमारा स्क्रीनिंग पॉइंट वहाँ बनाया जाता है, तो जिसमें कि लगभग हम 10 के आसपास जो है लोगों को रखते हैं, जो वहाँ पे जो यात्री आते हैं उनको हेल्थ के हिसाब से वो स्क्रीन करते हैं। और उसके बाद में स्क्रीन करने के बाद जिसको आवश्यकता होती है कि वो फिट नहीं है वहाँ ऊपर जाने के लिए, यात्रा के लिए, तो उसको बताया भी जाता है, समझाया जाता है। और जो कुछ बीमार लोग मिलते हैं उनको जो मेडिकल रिलीफ पोस्ट है हमारी, वहाँ पर भेज करके उनका जो उपचार है वो कराया जाता है। कुछ ऐसे लोग जो सीरियसली किसी वजह से बीमार है या कुछ ज़्यादा परेशानी है, तो उनको एसपीएस हॉस्पिटल जो है 108 जो हमारी वहाँ रहती है एम्बुलेंस, उसके माध्यम से वहाँ तक भी पहुँचाया जाता है। फिर एक दूसरा जो हमारी एमआरपी रहती है वो हरप्रकोट जो बस अड्डा है वहाँ पर रहती है। वहाँ पे भी मेडिकल रिलीफ पोस्ट हमारी रहती है, साथ में स्क्रीनिंग पॉइंट भी रहता है। तो वहाँ भी हम सुबह 8 से 8 बजे तक तो अपना एमआरपी चलाती हैं, स्क्रीनिंग भी हम सुबह 8 से 8 तक करते हैं। इसके अलावा जैसे यात्रियों का आवागमन ज़्यादा बढ़ता है तो हम उसको 24 आवर्स रन करने की व्यवस्था भी रखते हैं। और वहाँ पे अगर कोई यात्री किसी को अगर इलाज की आवश्यकता होती है अस्पताल की, तो फिर उसको विकास नगर में हम लेकर के आते हैं। ऐसी 2 तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार। भी दर्ज किया है।